अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मुझे गांव आना पड़ा। मेरे अब्बू की थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब थी। आप लोगों ने दुआ करनी है वो जल्दी ठीक ठाक हो जाएं। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आज मैं अभी इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको शाम को मिलेगा। तो कल हम पढ़ रहे थे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है, इसमें हमारे पास होता क्या है। इसमें हमारे पास एक गैमा रे फोटॉन है जिसकी एनर्जी एक्स रे फोटॉन से ज़्यादा हो। वो हमारे पास जब किसी हैवी न्यूक्लियस, हाईली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हो जाता है। पॉजिट्रॉन जो है ये हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो हमारे पास चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। साइज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो सारा फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कल मैंने डिटेल में आप लोगों को ये समझाया था कि ये गैमा रे फोटॉन कैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होता है। उसकी वन ऑफ द थ्योरीज, उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है, ज़्यादा बेहतर भी है, लेकिन इन शॉर्ट उस थ्योरी को जो एक सारी एक्सप्लेनेशन थी ये आप लोगों को मैंने समझाई थी। अच्छा, अब फिर हमने इसको एक और नाम भी दिया था। इस हमारे जो पेयर प्रोडक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि एक गैमा रे फोटॉन है जो एक एनर्जी पार्टिकल है, वो किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो रहा है, जो कि हमारे पास मटेरियल या मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया जी। फिर हमने साथ ये कैलकुलेट किया था कि वो कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए जो हमारे पास ये गैमा रे फोटॉन के पास हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो सके। एक बात आप जानते हैं कि कोई भी मैस है, कोई भी हमारे पास मैस है, उससे कितनी एनर्जी हासिल हो सकती है, वो हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ठीक हो गया। तो इसका ये भी मतलब हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक मैटर है, इसका एक मैस है, आप लोग सारे जानते हैं 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। या पॉजिट्रॉन है, इसका भी मैस इतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये मैटर है, तो इनसे कितनी एनर्जी हासिल होगी? अब ये हम कह रहे हैं कि ये दोनों रेस्ट में अगर हों तो वो कम से कम इनका मैस होगा, क्योंकि ये मूव करेंगे विद सम रिलेटिविस्टिक स्पीड, तो इनका मैस ज़्यादा हो जाता है। तो हम वो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, m0 उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? उससे हम इनकी रेस्ट मैस एनर्जी कहेंगे, और वो कितना होगा? E0 इज इक्वल टू m0 c²। और इसकी भी कितनी होगी? E0 m0 c²। तो दोनों की मिला के टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो वो टोटल एनर्जी क्या होगी? m0 c² इलेक्ट्रॉन की, m0 c² पॉजिट्रॉन की, और दोनों की मिला के 2m0 c²। अब ये जो टोटल एनर्जी है जो इनसे हासिल हो सकती है, अगर उतनी एनर्जी किसके पास हो? हमारे पास इस गैमा रे फोटॉन के पास हो। किसके पास हो? हमारे पास ये गैमा रे फोटॉन के पास हो।
तो तब वो हमारे पास क्या कर सकता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है। आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन भी यही कहते हैं ना कि एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास ये जितनी एनर्जी इस रिलेशन से हमें हासिल होगी, अगर वो गैमा रे फोटॉन के पास हो, अगर वो गैमा रे फोटॉन के पास उतनी एनर्जी हो, तो तब वो इक्विवेलेंट मैटर में चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। तो वो हमने कल कैलकुलेट की थी, आप लोगों ने नोट्स में देखी होगी, सारों ने लिखी भी होगी। तो वो हमारे पास जो एनर्जी है इस गैमा रे फोटॉन की, जो कम से कम ये मिनिमम हम एनर्जी जो इसके पास होनी चाहिए उसकी बात करें, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के टोटल रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो वो कितनी थी, ये दो, तो एक से कितनी एम नॉट सी स्क्वायर मीन के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कितनी है, वो जुबानी आपने याद भी रखने, आगे ज़रूरत पड़नी है। वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों से मिला के कम से कम कितनी एनर्जी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। क्लियर है ये बात? अगर ये आप लोगों को बात क्लियर है, फिर तो हमारा मसला ही हल हो गया। ठीक हो गया। ये मैंने पिछला लेक्चर जो आप लोगों के साथ कल लिया था उसको मैंने हल्का सा रिवाइज कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके और इसके अंदर और वो क्या बातें हैं जो हमने जहन में रखनी है जी। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि गैमा रे फोटॉन गुजरे किससे, एक हैवी न्यूक्लियस से, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। जब ये बातें होगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पेयर प्रोडक्शन जो है, इट फॉलोज, पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भला कैसे? ये जो हमारे पास गैमा रे फोटॉन है, ये कन्वर्ट हुआ है किस में, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। ठीक हो गया। तो गैमा रे फोटॉन पर क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। अब आपने बड़ी देर से सुन रहे हैं, कल भी सुना था कि इलेक्ट्रॉन पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों का भी जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, जीरो होगा। गैमा रे, ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये तो इंटरेक्ट कर रहा है सिर्फ इस गैमा रे फोटॉन, जब ये गुजरता है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कल हमने डिस्कस किया था, वो गैमा रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करके इसे अनबैलेंस करती है, जिससे डिस्टर्ब होता है और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होता है। तो इस न्यूक्लियस का यहाँ पर रोल सिर्फ इंटरेक्शन का है। तो यहाँ पर जो गैमा रे फोटॉन है इसके ऊपर ये कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, तो गैमा रे पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब उस ट्रांजिशन के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हुआ है तो इस पर भी नेट चार्ज हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। और दूसरा, अब ये बात बड़े गौर से सुनना, इट आल्सो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम गैमा रे फोटॉन की बात करूं, तो जितनी एनर्जी इसके पास है 1.02 मेगा, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम गैमा रे फोटॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, और इनकी रेस्ट मैस एनर्जी भी किसके बराबर जाके बराबर होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होती है। तीसरी बात, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात बड़े गौर से समझिएगा, यहां पर इस न्यूक्लियस का रोल बड़ा खास है।
ये जो मैंने लाइन लगाई है, येलो लाइन, इससे लेफ्ट साइड पर एक ट्रांजिशन है और इसके राइट साइड पर ये दूसरी ट्रांजिशन। अब यहां पर गैमा रे फोटोन जब राइट साइड पर आ रहा है तो इसका मोमेंटम इस तरफ है, मोमेंटम ऑफ गैमा रे फोटोन राइट साइड पर है। ठीक है, जबकि अब जरा गौर करो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो भी हम कल से फिगर बना रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ है और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम नीचे की तरफ है आफ्टर ट्रांजिशन। अगर इन दोनों के मैस तो बराबर है, मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी, अगर इनकी वेलोसिटी बराबर हो एंड दे आर मूविंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनका नेट मोमेंटम हमारे पास कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस सिचुएशन को ही सामने रखें तो गैमा रे फोटॉन का मोमेंटम तो जीरो नहीं है ट्रांजिशन से पहले, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद सम मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज h ओवर लैम्डा, तो इसका वेवलेंथ भी है इसलिए इसका मोमेंटम भी है, और ये राइट साइड पर है। जबकि अगर जो फिगर हम बना रहे हैं जो आगे बुक में भी बनी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटी मोशन में होंगे। अगर ये मोशन में होते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड है उतना ही मोमेंटम पॉजिट्रॉन का डाउनवर्ड होगा, नेट मोमेंटम जीरो होगा। अब इसके लिए यहां पर फिर रोल आता है किसका? न्यूक्लियस का। जैसे अभी मैंने यहां पर ये ऊपर बताया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, उसे बैलेंस करती है। तो जैसे हमारे पास दो चार्जेस हों तो वो दूर पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन के नतीजे में दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब गैमा रे फोटॉन की के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इस इंटरेक्शन के नतीजे में एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इंटरेक्शन के नतीजे में न्यूक्लियस गेन सम एनर्जी। न्यूक्लियस जो एनर्जी गेन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉइल एनर्जी कहते हैं। वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस जो एनर्जी गेन करेगी इस इंटरेक्शन के नतीजे में, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल एनर्जी। ठीक है, और उसमें हल्का सा इसके अंदर भी क्या डेवलप होता है? मोमेंटम डेवलप होता है न्यूक्लियस में। ठीक हो गया, तो अब जब गैमा रे फोटॉन आगे की तरफ बढ़ रहा होगा उसकी इंटरेक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ थ्रू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसके नतीजे में दिस न्यूक्लियस विल गेन द रिकॉइल एनर्जी एंड इट हैज सम मोमेंटम, और वो एक ऐसा मोमेंटम होगा जिस गैमा रे फोटॉन के मोमेंटम के एग्जैक्ट अपोजिट होगा, और इसका भी ट्रांजिशन से पहले नेट मोमेंटम जीरो होगा। तभी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। तो ये एक सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझाई। दूसरा ये है कि अगर ये आपस में इंटरेक्ट करते हो इनका नेट मोमेंटम जीरो नहीं आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी ऐसे मूव करेंगे, ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे कि इनका भी नेट मोमेंटम जीरो नहीं होगा, उतना ही होगा जितना इस गैमा रे फोटॉन का और न्यूक्लियस का बिफोर ट्रांजिशन था। आफ्टर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मस्ट हैव द सेम मोमेंटम। ठीक है, तो जब इन सिचुएशन को हम सामने रख के देखते हैं तो हम उस वक्त ये कहते हैं कि इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल। तो अब यहां पर मैं साथ ऊपर वाली बात दोहराने से पहले मैं रोल ऑफ न्यूक्लियस यहां पर कह दूं, उसके लिए अक्सर ये ऑब्जेक्ट है व्हाट इज रोल ऑफ न्यूक्लियस, तो उसके लिए हम रटे रटाए दो बातें आ गई। वो पहली बात क्या आ गई कि गैम इस हैवी न्यूक्लियस की इंटरेक्शन जो हो रही है गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन के नतीजे में न्यूक्लियस कुछ एनर्जी गेन करता है, तो वो क्या कहलाती है? रिकॉइल एनर्जी। तो हम कहते हैं इट टेक्स अप, यानी न्यूक्लियस टेक्स अप the recoil energy, recoil energy due to interaction with the gamma ray photon। ठीक है, ये भी आप साथ ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो बात वहां पर है वो क्या है जी? अगर ये गैमा रे फोटॉन जब राइट साइड पर आ रहा था, अगर न्यूक्लियस ना होता, ये खुद ब खुद किसी और वे में अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हो सकता, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ना होता तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जब जनरेट होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, इनका तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाता, लेकिन गैमा रे फोटॉन का मोमेंटम जीरो ना होता। तो इस तरह से ये फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वायलेशन होती, यानी दूसरे लफ्जों में हमारे पास ये फिनोमिना पॉसिबल ही नहीं था
ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल कंजर्वेशन लॉज हैं, ये हर फिनोमिना में फॉलो होने चाहिए। तो न्यूक्लियस की वजह से जब हमारे पास गैमा रे फोटॉन यहाँ से गुजरता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन होती है, ये रिकॉइल एनर्जी गेन करता है, इसका मोमेंटम एक अपोजिट डायरेक्शन में या ऐसा मोमेंटम पैदा होता है जो हमारे पास गैमा रे फोटॉन का इसके साथ जो पूरा ट्रांजिशन का टोटल मोमेंटम बिफोर ट्रांजिशन बनता है वो, और बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट मोमेंटम बनता है, ये एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, यानी ये मोमेंटम तभी कंजर्व हो सकता है जब यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट हेल्प्स, यानी न्यूक्लियस हेल्प्स टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा इस पेज पर कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास तीन लॉज फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी। और न्यूक्लियस केस में क्या रोल है कि न्यूक्लियस गैमा रे फोटॉन के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में रिकॉइल एनर्जी गेन करता है, और दूसरा इट हेल्प्स टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, बहुत गौर से समझने वाली और बात है, वो क्या है कि अगर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी is greater than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी है। अब बड़े गौर से समझना कि ये गैमा रे फोटॉन के पास अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है गैमा रे फोटॉन के पास, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा करता है, लेकिन ये पैदा तो हो जाएंगे लेकिन आगे मोशन में नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, ये दोनों मूव नहीं कर सकते, इन दोनों की वेलोसिटी जीरो हो। उससे एक मसला आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो एनिहिलेट कर सकते हैं, वापस ही गैमा रे फोटॉन्स में चेंज हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर वो बाकी एनर्जी कहां पर जाती है ये हमने देखना है। क्या भला, देन मसलन कितनी है, मैं ऐसे कह देता हूँ 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है गैमा रे फोटॉन की। ई गैमा रे इज इक्वल टू, अब ये 2m0c², जो किसके बराबर होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी, ये तो इस्तेमाल होगी गैमा रे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को पैदा करने में। अब बाकी जो बचेगी मसलन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास इन दोनों के पैदा करने में इस्तेमाल होगी, कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी। तो बाकी कितनी बची, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जो हाफ है यानी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या होगी, वो एक इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रॉन एज देयर इट्स काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है वो आधी वो इस्तेमाल करेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास 9, अब वो मैं क्रॉस नहीं करा, अब ये मूव कर रहा होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, और ये भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाकी इस्तेमाल होगी, हाफ जो बाकी बचेगी उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, और कुछ यूज करेगा पॉजिट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारे पास आ गया कि मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो गैमा रे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मटेरियलाइज हो जाएंगे, और रिमेनिंग अगर उसके पास इससे ज्यादा एनर्जी है, जैसे यहाँ पर 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, तो उसमें से जो बाकी बचेगी उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन और हाफ पॉजिट्रॉन यूज करेंगे एज देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में एक अगली बात करते हैं। मसलन ये सवाल आता रहा है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम? क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है? आंसर है नो। भला क्यों? इस वजह से कि फॉर पेयर प्रोडक्शन presence of पॉजिटिवली चार्ज्ड, या वो तो पॉजिटिवली चार्ज होते ही है, न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज मैंडेटरी, मस्ट है। ठीक है, अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो रिक्वायर एनर्जी कौन गेन करेगा, मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? और सबसे अहम बात जो ये सारी दोनों बातें मैंने कही हैं अभी, ये तभी ये क्यों होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, वो हमारे पास गैमा रे के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उसके इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो इंटरेक्ट करता है विद द हैवी न्यूक्लियस, अदरवाइज हमारे पास ये पेयर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस जरूरी है पेयर प्रोडक्शन के लिए, एंड which is not available in vacuum। ठीक हो गया, वैक्यूम में हमारे पास हैवी न्यूक्लियस नहीं होता। अब सादा लफ्जों में ये देखें, वैक्यूम वो रीजन है जहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इवन मैं ये कहता हूं कि मैटर फिर भी हो सकता है, लेकिन बहुत दूर दूर अगर हो, उनकी आपस में कोई इंट्रैक्शन हो, बहुत लो प्रेशर हो। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो फिर पार्टिकल करीब आते हैं, तो प्रेशर कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं तो मटेरियल एक दूसरे दूर होते जाएंगे और वो जगह क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। लेकिन जहां पर अगर कोई भी हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर सकता है, इर्द गिर्द के पार्टिकल्स पर चार्जेस इंड्यूस करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिससे हमारे पास वो रीजन जो है, अब वो वैक्यूम नहीं रहेगा, ये वैक्यूम की जो डेफिनेशन है वो वायलेट कर सकती है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस वहां पर मौजूद होंगे वैक्यूम के रीजन में, तो फिर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इसकी इंट्रैक्शन के नतीजे में पार्टिकल्स जो होंगे वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वैक्यूम में मटेरियल पार्टिकल को, न्यूट्रॉन तो शायद कहीं ना कहीं मौजूद हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर। अगर चार्ज वहां पर होगा तो उस जगह को हम वैक्यूम नहीं कह सकते। इसलिए हम बड़े स्ट्रिक्टली ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या, हैवी न्यूक्लियस हमें चाहिए। ठीक है, और हैवी न्यूक्लियस वैक्यूम में कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी, ये सवाल बड़ा अहम था, अक्सर आता रहता है। अब जरा मैं एक दो बातें आप लोगों के जिम्मे लगा दूं, और वो क्या बात है, सबसे पहली बात ये है कि जो मिनिमम एनर्जी है, क्वेश्चन में बना देता हूं, मिनिमम एनर्जी टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन इज कितनी है हमारे पास, इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट शुड बी इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसी सवाल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आपको पता है ना कि एनर्जी ऑफ द फोटोन का फार्मूला है HF, तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, तो वो कहेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर मैं वेवलेंथ के लिहाज से कहूँ E = hc/λ,
तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ टू प्रोड्यूस द पेयर प्रोडक्शन, तो उसका यही मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी के लिहाज से। ठीक हो गया। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ये आप लोगों के जिम्मे लगाऊंगा। और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ कि मैंने कई स्टूडेंट से उस दिन कहा था कि वो मुझे होमवर्क भेजें। ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स, एक मेरे ख्याल में उसामा ने, ठीक है, और एक मरियम मकबूल ने, 2 स्टूडेंट्स आई थिंक जिन्होंने भेजा था मुझे होमवर्क। ठीक है जी। तो अब मैं सिर्फ आप लोगों से कह सकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा फोर्स कर सकता हूँ कि आप लोग ये काम करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो व्हाट कैन आई डू, यू शुड थिंक ऑन इट जी। नथिंग, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, जब तक कि आप खुद ना चाहें कि हम ये कुछ बेहतरी करना चाहते हैं। तो अपने अंदर वो थोड़े से गट्स लाएं कि आप लोग खुद से आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू रखें। कोई आपको हांके नहीं, हांके बगैर आप लोग आगे खुद से बढ़ें, और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इट इज़ अप टू यू, फ्यूचर इज़ योर्स नॉट माइन। मैं जहाँ पर हूँ इससे मैं खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँगा, लेकिन अब उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं आएगी। लेकिन जितना आप लोग के पास स्पेस है, आप लोगों के पास एनर्जी होगी, आप लोगों का माइंड जितना बेहतर होगा, आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपका है, ना कि आपके पेरेंट्स का है, ना कि टीचर्स का है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे अपने आप को बाकियों की मोहब्बत, बाकियों की जो आपसे बड़े हैं उनकी आंखों में उनकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी अपनी जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉजिटिव इंसान रहते हुए आप कैसे पॉजिटिविटी बाकियों के लिए भी मुहैया कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू यार। ठीक है, डिसीजन आपके, आपने सोचना है कि आपने बाकी ज़िंदगी में कुड़ते रहना है बाद में, या बाकियों के आंखों में खुशी देखते हुए अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करना है। ठीक है, आप उम्मीद है बेहतर होंगे इंशाल्लाह जी। देखें, अब आप लोगों को वो गैमा रे फोटॉन की जो मिनिमम एनर्जी है वो पता है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 1.02 मेगा का मतलब होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में चेंज करना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 इसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज कन्वर्टेड इनटू जाउल। तो ये आपके पास एनर्जी इसकी आ जाएगी इन जाउल्स। फिर आपने इससे कैलकुलेट करनी है अगर फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू एच एफ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा। तो ई मिनिमम जो गैमा रे की आपके पास है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। ये ऊपर आपके पास एनर्जी है 1.02 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻19 divided by Planck's constant, that is equal to 6.63 into 10 power minus 34 joule second. तो you will get the minimum frequency। ठीक हो गया जी। फिर इसी तरीके से अगर आपने evaluate करना है, what do you want to evaluate, you may evaluate wavelength. So again, minimum energy of the gamma ray photon, that is equal to, what is that, 1.02 mega electron volt। E is equal to एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होगी, मैक्सिमम क्या देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी ओवर मिनिमम एनर्जी। एच क्या है 6.63 10 इज पावर माइनस 34, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 इज पावर 8, एंड मिनिमम वेवलेंथ इज
मिनिमम वेवलेंथ इज सॉरी मिनिमम एनर्जी इज, वो जो आप लोगों ने यहाँ पर इवेल्युएट की है क्या है 1.02 इंटू 10⁻⁶, जाउस में लिखनी है क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी जो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें भी आप लोगों ने इवेल्युएट कर ली। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी से बढ़ता हूं, और से देखें। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, सादा सा है, 1 मिनट में ये टॉपिक हो जाना है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये एक दूसरे के करीब रख दिए हैं, दे आर इन रेस्ट एंड देन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से टकराते हैं, दे एनिहिलेट, दे डिस्ट्रॉय, एनिहिलेशन में डिस्ट्रॉय, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू टू गैमा रे फोटॉन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी गैमा रे फोटॉन है एंड सेम एनर्जी का ये भी गैमा रे फोटॉन है। आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गैमा रे में चेंज हुआ है, पॉजिट्रॉन जो है वो दूसरे गैमा रे में चेंज हुए। तो एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है कि व्हेन an electron annihilates और उसका क्या मतलब है, डिस्ट्रॉय या इंटरेक्ट, ठीक है, विद अ positron, it converts into two gamma ray photons। ठीक हो गया। दो गैमा रे फोटॉन में वो चेंज हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले जरा अगली जो बात हमने देखनी है वो ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के जो टोटल रेस्ट मैस एनर्जी है वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो हमारे पास है पॉजिट्रॉन, इसका भी सेम मैस होता है, इससे भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमें एनर्जी मिल सकती है। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एक गैमा रे फोटॉन में चेंज हुआ है तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी इस गैमा रे फोटॉन की, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी तरह से गैमा रे फोटॉन जो दूसरा है इसके पास भी कितनी एनर्जी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को ट्रैक करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आएंगे, तो इनका नेट मोमेंटम बिफोर ट्रांजिशन कितना होगा, 0 होगा। इस वजह से आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने दोनों गैमा रे फोटॉन बताए हैं दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, ताकि यहाँ पर भी इनका दोनों का टोटल नेट मोमेंटम भी कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है उन्हीं लॉस को जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले यही लिख लेते हैं, जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बिफोर ट्रांजिशन है उतना ही दोनों गैमा रे फोटॉन विच आर मूविंग अपोजिट इन डायरेक्शन उनका भी उतना ही मोमेंटम है। तो नेट मोमेंटम हमारे पास 0 होगा दोनों केसेस में, ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद, इसलिए हम कहते हैं इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज कितना है, 0, गैमा रे फोटॉन पर चार्ज होते ही नहीं है तो इनका भी नेट चार्ज हमारे पास कितना है, 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रही है। कैसे, इन दोनों की टोटल एनर्जी मिला के 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इन दोनों की मिला के भी टोटल कितनी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी से सॉरी मैटर से एनर्जी मिल रही है, जबकि पेयर प्रोडक्शन इसका रिवर्स था। वहां पर क्या हो रहा था, हमारे पास एनर्जी से मैटर बन रहा था, तो ये उसका एक कन्वर्स फिनोमिना हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी। सेम अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि सवाल यहाँ पर अगर ये बन जाए
मैं इधर ही कह दूं कि व्हाट इज wavelength frequency of a gamma ray photon when an electron annihilates a positron, यानी वो इसी फिनोमिना की बात हो रही है। तो इसमें ये जो एक हमारे पास मौजूद है गैमा रे फोटॉन, इसकी कितनी वेवलेंथ होगी, इसकी कितनी एनर्जी होगी, तो उसको कैसे वैल्यूएट करना है वो आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, गैमा रे फोटॉन की जो पेयर प्रोडक्शन कर रहा था वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, एनर्जी बताई हुई थी, आप वहां से फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। और अब हमारे पास जो गैमा रे फोटॉन है उनकी एनर्जी किसी एक की कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बस सिर्फ एनर्जी की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी तो सेम रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी ही होगी, बहुत शुक्रिया। और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है, समझना है। बेस्ट ऑफ लक, दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।